कि इंटरेस्ट रेट को खुदारा इतने ना नीचे लेके जाए कि फिर से इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, फिर से करेंसी पे प्रेशर आए, फिर से आईएमएफ की तरफ दौड़ना पड़े। अब पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ ये करना है कि जो इनएफिशिएंसीज है और जो आपकी नॉन इंपोर्ट लेड ग्रोथ है उस पर फोकस करें। अवाम के लिए तो ये मुश्किल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना एवेन्यू नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी स्क्वीज द स्क्वीज्ड, जो ऑलरेडी स्क्वीज्ड है उसको और स्क्वीज किया है, सैलरीज पे टैक्सेशन लगा के और इम्पोर्ट्स पे टैक्सेशन लगा के। पॉवर्टी लेवल तो इतनी ज़्यादा है, लोगों में डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है। जो 40,000 रुपये कमाता है उसका 18 से 20,000 रुपये बिजली का बिल आता है। तो आप सोचें कि ये कितना आगे जा सकता है, ये कहाँ तक सस्टेनेबल। तो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होता है जिसको हम स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, वो वाला ज़्यादा पैसे बनाता है और वो वाला टाइमली एंटर भी करता है मार्केट को। सो आई बिलीव इस वक्त मार्केट की एक्टिविटीज़ के अंदर आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है बनस्पत मोमेंटम इन्वेस्टर। आईएमएफ ने इस मरतबा आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया है सक्सेसफुली कि ये रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और आपके होलसेलर्स और रियल स्टेट, इन सबको भी टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाए। मसले हमारे हैं, मुल्क हमारा है, स्ट्रैटेजी हमारी होगी, वो कोई आपको गवर्नमेंट को कोई रेसिपी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन इन 3 इयर्स के अंदर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करनी है, आपको मुल्क के अंदर कर्जा अपना कम करना है और इंटरेस्ट रेट्स एलिवेट रखने हैं और खर्चे आपके कम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी दफ़ा टाइम दिया फॉर पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। चलें अरसलान भाई, अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि है अबाउट योर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अगर आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिल्कुल, आई एम एन इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। Academically, I have CFA and FRM on me. I graduated from CAS Business School, London, with investments and financial risk management undergrad, having done a first class. Uske baad I started working as a fund manager at JS Investments, which is a local asset management company. My fund was one of the top performing fund managers in Pakistan and even in the world. So after that, I started working for Tundra Founder as senior advisor, managing the Tundra Pakistan portfolio. Right after that, I worked 2 years in K-Trade Securities as managing director, heading their sales and research. And currently, I am working as head of portfolio at one of the very large conglomerates in Pakistan, managing their investments in infrastructure and even equity capital markets. अरसलान भाई, रिसेंटली मैंने एक आपका आर्टिकल पढ़ा था दैट वाज अबाउट चैलेंजेस इन पाकिस्तान जो बिजनेसेस फेस करते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी, उसकी भी रैंकिंग हम देखते रहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट अ वेरी फेवरेबल कंट्री टू स्टार्ट अ बिजनेस? देखें, इसमें है तो देयर मल्टीपल रीजंस, बट अगर उसको सम अप करें तो एक तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है एंड सिमिलरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को इन्वेस्टर्स जो है ना इग्नोर कर देते हैं until they see political stability. Unfortunately, in Pakistan, over the last couple of years, in fact, 3 to 4 years, we have seen a lot of political instability that has resulted in macro instability. आपने करेंसी को देखा, आपने फियर ऑफ डिफॉल्ट को देखा, आपने इंटरेस्ट रेट्स को देखा, आपने इन्फ्लेशन 38% देख ली। सिमिलरली क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई। तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है ना, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, देखिए उसको सिर्फ लिमिटेड एवेन्यू नहीं है कि उसको पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करना है। वो आपको कंपेयर करता है वियतनाम से, टर्की से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कंबोडिया से, अदर एरिया से, फ्रंटियर मार्केट से, ईस्टर्न यूरोप से। तो आप यू हैव टू रियली compete against द बेस्ट ऑन दिस planet. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये मल्टीपल रीजंस की वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है ना काफ़ी हद तक हर्ट हुआ है। आई होप 1 साल स्टेबिलिटी का हमने देखा है,
if we continue on the path of structural reforms for next 2 to 3 years, तो शायद ये ट्रस्ट वापस बहाल हो सकता है. It's never too late. लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट की थी तो मार्केट काफ़ी लोअर लेवल्स पे थी। उस टाइम बहुत सारे जो हाउसेस थे वो 85,000 के टारगेट्स दे रहे थे और मैंने आपसे पूछा था कि वो टारगेट्स कितने रियलिस्टिक थे, तो आपने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अभी हमने देखा कि वो टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव भी हो रहे हैं। 85 इज़ नॉट फार फ्रॉम 80-81,000। सो अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो 100 के की बात कर रहे हैं, 1 लाख पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ 1,10,000 तक की। तो आपके ख़्याल में ये जो नए रिवाइज़ टारगेट्स हैं, ये कितने रियलिस्टिक हैं? ये मेरे ख्याल से दे एब्सोल्युटली रियलिस्टिक. अगर हम 12 मंथ्स फॉरवर्ड की बात करें, देखिए राइट नाउ इंडेक्स की जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, पीई रेशियो हम कहते हैं, सबसे आसान होता है कि 1 रुपए कंपनी कमाने वाली की आजकल वैल्यू कितनी है. वो पीई रेशियो 4.8x चल रहा है. और पाकिस्तान का 15 साल का अगर आप देखें एवरेज, तो अच्छे साल भी मिला के 8x रहा है. आप कंजर्वेटिव इसको 5.5x दे दें तो तकरीबन यहाँ से 20% आपकी अपसाइड है री रेटिंग की, और आपकी 8-9% आपकी डिविडेंड यील्ड होती है. सिमिलरली आपकी 8-9% कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी होता है. तो मुझे लगता है यहाँ पे जो इंडेक्स खड़ी है तो इजीली यहाँ पे 35 to 40% की अपसाइड है इन 12 मंथ्स. सो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो रफली 115 to 120,000 इज इजीली अचीवेबल बाय नेक्स्ट जून और जुलाई इंशाल्लाह. और वो भी कोई ऐसी वैल्यूएशन नहीं होगी कि पीक वैल्यूएशन हो जाए जहां से मार्केट के क्रैश करने का. वो समझ लें एक रियलिस्टिक मीन रिवर्जन होगी अपनी वैल्यूएशन की, और वहां से एक रैली कंटिन्यू करेगी, लेकिन वो डिफरेंट होगी. राइट नाउ हमने देखा पिछले 12 महीनों में आपकी पीई डिस्ट्रेस पे थे, वो आपकी री रेटिंग हो गई है फ्रॉम 3x to 4.8x. अभी भी नेक्स्ट 12 मंथ्स में अगर आईएमएफ के प्रोग्राम की आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, फिजिकल डिसिप्लिन दिखाएं, करेंसी और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करें सही तरीके से, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते रहे, तो वेरी इजीली 5.5 to 5.8x पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. तो 125-120 इंडेक्स इज टोटली डूएबल इन 12 to 15 मंथ्स इंशाल्लाह. आपने एक आर्टिकल में मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं उनकी भी बात की है कि अभी हम हिस्टोरिक जो एवरेजेस हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो आपके ख़्याल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट की ये को ड्राइव कर सकते हैं टुवर्ड्स इट्स हिस्टोरिक एवरेजेस? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना खिजर भाई, वो होगी इंटरेस्ट रेट्स. इफ यू कैन गेट इंटरेस्ट रेट्स राइट इन पाकिस्तान एज पॉलिसी मेकर, जितना आप उनको सस्टेनेबली नीचे रख सकते हैं, तब आपकी पीई की एक्सपेंशन होती रहे. सपोज करें अगर इंडेक्स में आपको सब 20% अपसाइड नजर आती है, करेक्ट, और आपके 14% इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो 14+6 रिस्क प्रीमियम 20% पे लोग कहते हैं फेयर इंडेक्स, यहाँ पे आपकी मैच्योर हो चुकी है. राइट, तो यहाँ से आपको सिर्फ रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम मिलेगा, मतलब 14+6 मिलेगा. तो हुकूमत को ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट वो कितना जल्दी और कितना सस्टेनेबली नीचे लेके आ सकते हैं. अगर ये इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट 10% तक लेके आ जाती है, तो फिर उसमें आप देखेंगे कि 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, और उस हिसाब से आपका पी रेशियो 6 से भी ऊपर चला जाएगा. राइट, अगर गवर्नमेंट एबिलिटी उसको नहीं है टू टेक द इंटरेस्ट रेट्स टू 10%, और अगर ये 13-14% पे ही रह गया, तो मेरे ख्याल है इंडेक्स आपकी 5.25 और 5.5 के बीच में स्टक हो जाएगी, अनलेस गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स ऐसे करे, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, रेमिटेंसेस बढ़ जाए, कि आपको रिपीट में वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं हो. ये बड़ा जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट को खुदारा इतने ना नीचे लेके जाए कि फिर से इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, फिर से करेंसी पे प्रेशर आए, फिर से आईएमएफ की तरफ दौड़ना पड़े. आप काफ़ी डिटेल से लिखते आ रहे हैं अबाउट जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पॉलिसीज़ या परफॉर्मेंस एंड ऑल। आप पिछली वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और ये वाली गवर्नमेंट है, इनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह एवेल्यूएट करते हैं? इन्होंने कौन-सी ऐसी चीज़ें की थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? और ये दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, इसको किस तरह मैनेज किया आपके ख्याल से? देखिए सबसे पहले तो क्रेडिट डज गो टू द करंट प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ, बिकॉज लास्ट ईयर केयर टेकर आने से पहले हम लोग का आईएमएफ का एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका था.
तो वहां से ही आपकी रैली शुरू होने लगी थी। केयर टेकर ने क्या किया कि केयर टेकर ने वो आपका स्ट्रिक्टली फॉलो किया, वो डिसिप्लिन मेंटेन किया, हालांकि उसका मैंडेट थोड़ा बढ़ गया था, उसी को उन्होंने फॉलो किया। सिमिलरली अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जब से ये आई है, ये वॉर फुटिंग पे यही काम करेंगे, आईएमएफ का पैकेज जो है ना फिर से एक एक्सटेंडेड हम लेते हैं। जो हमने देख लिया अभी के 37 मंथ्स के लिए तकरीबन $7 अरब का हमने पैकेज लिया है। इट्स नॉट गोना बी फ्रंट लोडेड, मतलब इतनी जल्दी आपको शुरू में पैसे नहीं आएंगे, कंडीशन सख्त होंगी, लेकिन पॉलिसी वही रह रही है कि पिछले साल भी आपने कोशिश की थी कि आपका प्राइमरी सरप्लस हो, जो नहीं रहा था। लेकिन इस साल जो कंक्लूड हुआ है, इसमें हमने देखा है कि प्राइमरी सरप्लस भी आ गया, बजट डेफिसिट मैनेजेबल नहीं है, लेकिन एक देखिए स्टैगर्ड तरीके से कंसोलिडेशन की तरफ कम हो रहा है आपका खसारा। ये बड़ा ज़रूरी है। लोगों को बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। पिछले मेरे ख्याल से 16-17 महीनों से खजर भाई आपकी करेंसी स्टेबल है, 280 पे इंटर बैंक है। बीच में एक स्पर्ट आई थी, ठीक है, लेकिन उसको बड़े जल्दी से कंट्रोल कर दिया था, जब लोग अजीब बातें कर रहे थे कि डॉलर 500 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा। नॉट टू कोट पीपल, लोग तो ऐसे लेबनान के एग्जाम्पल दे रहे थे कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, 500-500%, 1000-1000% इन्फ्लेशन हो जाएगी, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है थिंग्स आर नाउ स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि चीजें ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, लेकिन अब हम लोग वापस उस ट्रैक पे आ रहे हैं स्लो एंड स्टडी, कि हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब पॉलिसी मेकर्स को सिर्फ ये करना है कि जो इनएफिशिएंसीज है और जो आपकी नॉन इंपोर्ट लेड ग्रोथ है उस पे फोकस करें। जब तक आप डॉलर ज्यादा कमाएंगे, जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को टैक्स करेंगे, तब जाके फेयर सिस्टम होगा सोसाइटी में, तब जाके सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी। क्योंकि हमेशा देखें, याद करें, मैं सबको बताता हूँ, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ही 2.4 to 2.5% है। आपकी इकोनॉमी को कम से कम 4 से 5% ग्रो होना चाहिए सस्टेनेबली, ताकि लोगों की जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, उसमें तो चले डिस्टॉर्शन होती है, इनक्वालिटी भी होती है, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हुए लोगों को नजर आए। बट उसके लिए अभी मेरे ख्याल से द वर्क हैज जस्ट बिगन। हम बचपन से सुनते आए हैं जब भी कोई गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है वो कहती है ये बहुत अवामी बजट था, उसकी पार्टी भी ढोल बजाती है अवामी बजट का, लेकिन अवाम का जो रिएक्शन होता है वो टोटली अपोजिट होता है। तो इस वाले बजट को आप किस तरह एनालाइज करते हैं, गिवन द सिचुएशन के 100 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पाकिस्तान में। तो आपके ख्याल में ये बजट लोगों को, इकोनॉमी को और हमारी स्टॉक मार्केट को किस तरह इम्पैक्ट करता है या करेगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में तो सबसे ज़्यादा ये फियर था कि सीजीटी रेट्स और बढ़ जाएंगे, और जो नॉर्मल टैक्स रेट हैं जो सैलरी पे या इनकम पे होते हैं वो लग जाएंगे। तो वो जब फियर ख़त्म हुआ था तो हमने देखा था कि इंडेक्स अगले दिन ही बहुत ऊपर गई थी। उसके बाद जो है ना वो स्टॉक्स उन लेवल्स पे नहीं आ सके, राइट। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के लिए तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव बजट है, क्योंकि यहाँ पे रियल स्टेट को भी उन्होंने सिमिलर एसेट, आपके टैक्स रेवेन्यू कर दिया, एसेट क्लास सिमिलर कर दी है, कि आपको डोमेस्टिक जो स्टॉक वाला इन्वेस्टर है, अब उसको कोई एडवांटेज नहीं रहा ज़्यादातर आप रियल स्टेट में जाने का, जहाँ पे ऑलरेडी टैक्स लग गया है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, राइट। तो ये तो स्टॉक मार्केट के लिए तो चीज़ें पॉजिटिव रही है, वो इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए आपकी लीडिंग इंडिकेटर है मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक का। ये बजट इस तरीके से आई है कि आईएमएफ का आपका बेल आउट पैकेज जल्दी मिल गया, और हमने देखा भी है कि उसके फौरन बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, जब गवर्नमेंट ने बिजली की कीमत बढ़ाई थी और प्रोविंसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी एग्रीकल्चर टैक्स पे या रिटेलर्स के ऊपर, राइट। तो अवाम के लिए तो ये मुश्किल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना एवेन्यू नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी स्क्वीज द स्क्वीज्ड, जो ऑलरेडी स्क्वीज्ड है उसको और स्क्वीज किया है, सैलरीज पे टैक्सेशन लगा के, और इम्पोर्ट्स पे टैक्सेशन लगा के, आपके एग्रीकल्चर पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। रिटेलर्स पे पहले बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी गवर्नमेंट, अब सिर्फ 50 बिलियन रुपीस पे जो है ना वो सेटल कर रही है। सिमिलरली जो आपके सुपर टैक्स है वो कंटिन्यू हो रहा है, एंड उसके अलावा काफ़ी चीज़ों में अब देखें जो इम्पोर्टेड चीज़ें थी और भी आपकी महंगी हो गई है। एक्सपोर्ट्स जो एक समझ लें सेक्रेड काउ कहा जाता था, एक उसको छोड़ना जो है ना लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको छेड़ते हैं, अब एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी टैक्स ज़्यादा लग गया है। तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स यही है, हमें टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाना है 13% तक,
पिछले साल से इस साल तक 9.2 से 9.5 हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1-1.5% तो पहले साल ही बढ़ाना है। तो उसमें अवाम को किसी को भी रिलीफ रिलीफ नहीं मिला। अगर आप देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट हुई है, इससे आपको आईएमएफ का प्रोग्राम मिलेगा। सिर्फ यही रिलीफ है कि आईएमएफ का प्रोग्राम मिलेगा। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम खुदा न खास्ता नहीं हो तो मुल्क वापस इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता। अगर ये बजट अवाम दोस्त देते, ठीक है, और उसमें ज़्यादा आपको मतलब फिजिकल इंडिसिप्लिन नज़र आता, तो फिर से महंगाई बढ़ जाती, करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता, फिर कोई आपकी लॉन्ग टर्म डिस्टेबलाइज हो जाता। तो ये बजट तो लोगों को हजम ही करनी पड़ेगी। अभी काफ़ी लोगों की सैलरी आई है जुलाई के महीने में, वो पिछले महीने से कम है। अब मतलब लोगों ने काफ़ी यानी कि परेशानी देखी है और शायद आगे भी देखनी पड़े पूरा साल। लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ ये है कि करेंसी स्टेबल है, इन्फ्लेशन आपकी आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है। बट यस, परचेजिंग पावर तो मासेस का एरोड हुआ है। जो ये हमारी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल ये फील हो रहा होगा कि पिछले 6-8 महीनों में उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं हुआ। इनफैक्ट बिजली के बिल देख के तो उनके मतलब या तो आप घर में जो है ना नॉर्मल चीज़ें भी चलाना छोड़ दें, या तो आप डबल जॉब्स करें। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि पहला साल है गवर्नमेंट का, अब उनको फिर से बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि अल्लाह करे जो पॉलिसीज ऐसी हो आईएमएफ के अंदर, ताकि अगले साल से परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ना चाहिए मोर देन द इन्फ्लेशन। तब जाके खुशहाली आती है। वरना इस वक्त पॉवर्टी लेवल तो इतनी ज़्यादा है, लोगों में डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है। जो 40,000 रुपये कमाता है उसका 18 से 20 हजार रुपये बिजली का बिल आता है। तो आप सोचें कि ये कितना आगे जा सकता है, ये कहाँ तक सस्टेनेबल है। अरसलान भाई, जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट की थी तो मार्केट लो लेवल्स पे थी। हमने बात किया की थी उस टाइम के कौन पार्टिसिपेंट्स थे जो मार्केट को बाय कर रहे थे और जिस वजह से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हो रही थी। तो आज आपके ख्याल में वो जो पार्टिसिपेंट्स उस वक्त बाय कर रहे थे वो कहाँ पे खड़े होंगे? क्या उन्होंने लो पे बाय करके अभी सेल कर रहे होंगे? अगर हम देखते हैं मार्केट पिछले हफ्ते से, तो मार्केट को तो बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई, ना आईएमएफ की खुशी हुई है, ना अभी जो इंटरेस्ट रेट कम किया है 1%, इसकी भी कोई खुशी नहीं है। तो आपके ख्याल में अभी सेलिंग कहाँ से आती होगी, या जिन्होंने बाय किया होगा क्या उन्होंने अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया होगा, मिड टर्म के लिए क्या वो निकल रहे होंगे अभी? थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहाँ पे खड़े हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या वेट एंड सी पे हैं? जी खजर भाई, इसमें आपको हर सेक्टर को अलग तरीके से समझना होगा। फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है पिछले फिस्कल ईयर में। हमने देखे कंपनी ने बायबैक्स भी अनाउंस किए, और हमने देखे हैं कि म्यूचुअल फंड की अभी और इंश्योरेंस की हल्की हल्की इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो अब उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखें कि इस वक्त जो पिछले 2 हफ्तों से मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन चल रही है, वो एक पॉलिटिकल नॉइज का भी इम्पैक्ट है। इस पॉलिटिकल नॉइज़ की वजह से आपकी जो वैल्यूएशंस हैं ये एक स्टक हो गई हैं, क्योंकि आईएमएफ का ठीक है, आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल अभी तक नहीं आया। जब तक आपको बायलैटरल जो मुल्क ममालिक हैं उनसे अंडरटेकिंग नहीं आ जाए कि वो अपना डेट जो है रोल ओवर करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, इंटरेस्ट रेट कट वाज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। अभी भी 19.5% है, और लेकिन आपके टी बिल के रेट्स जो हैं और आपके पीआईबी रेट्स उससे कम है, तो यील्ड कम है और इन्वर्जन की इसमें गुंजाइश है। तो यहाँ से लेकर देखेंगे हम लोग, जब इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस भी, अगर ये इंटरेस्ट रेट 13-14% तक जा रहे हैं और उनको व्यू लग रहा है ऐसे, तो यहाँ से बाइंग शुरू कर लेंगे। और एक चर्निंग चलती रहती है, पहले कोई लेता है, फिर कोई बेचता है, फिर कोई लेता है, फिर कोई बेचता है। लेकिन इस वक्त जिन्होंने लिया हुआ है, दे आर नॉट इन अ रश टू सेल। जिन्होंने लिया हुआ है वो रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हालात उस वैल्यूएशन पे नहीं आए कि जहां पे लोग बोले कि अच्छा नाउ वी थिंक दैट द मार्केट हैज ओवर वैल्यूड और मार्केट हैज पीक्ड आउट। लेकिन इस वक्त जो है लोगों में अभी भी ऑप्टिमिज्म है कि इंटरेस्ट रेट कट जितने होते रहेंगे उतनी नई लिक्विडिटी आती रहेगी फ्रॉम, मेरे ख्याल है, म्यूचुअल फंड्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड इंश्योरेंस से। लेकिन उससे म्यूचुअल फॉर इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो बिल्कुल लेट एंट्रेंट्स होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होता है वो डिसाइड करता है कि मुझे बैंक में अभी 15-16% मिल रहा है, अब मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं अगर अच्छे स्टॉक्स लेता हूँ तो मुझे 12 से 15% उसमें डिविडेंड यील्ड मिल जाती है, प्लस कैपिटल अपसाइड और है। तो वो वाला इन्वेस्टर जो है ना, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होता है, जिसको हम स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, वो वाला ज़्यादा पैसे बनाता है और वो वाला टाइमली एंटर भी करता है मार्केट को।
सो आई बिलीव इस वक्त मार्केट की एक्टिविटीज़ के अंदर आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहा है बनस्बत मोमेंटम इन्वेस्टर का। अभी आपका क्या व्यू है जो पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है? आपके ख़्याल में ये नॉर्मल है या कि थोड़ा-सा पॉलिटिकल जो एक लोगों को हीट अप होती सिचुएशन नज़र आ रही है? ओवरऑल आप क्या समझते हैं ये मार्केट अभी थोड़ी-सी अंडर प्रेशर क्यों है? खैज़र भाई, एक तो जब तक मार्केट 10 से 12% करेक्ट नहीं हो, तब तक मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए, नंबर 1। हमेशा पहले ये देखें कि आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं कि नहीं है। जो ब्रॉडर स्टोरी है वो सही है कि नहीं है। उसमें मैं पहले चेक करता हूँ कि सीपीआई आपका 11-12% पे है। इंटरेस्ट रेट की आपकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी आ रही है। थर्डली आपके आईएमएफ के जो है वो पैकेज इस वक्त लॉक हो गया है। जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पॉलिटिकल नॉइज़ की वजह से आ रहा है। हमने देखा है पिछले 2 हफ्तों से पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ गई है। जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि रिजर्व सीट्स उनको दें, और ये थोड़ा फियर आ गया है कि गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी है वो कम हो गई है। ये इन्वेस्टर को थोड़ा जो है ना परेशान करता है कि खुदा न खास्ता फिर से कुछ टग ऑफ वॉर शुरू ना हो जाए। रोज आप अखबार में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह जब ये सबसाइड हो जाएगी तब आप देखेंगे स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। और एवरी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट रेट कट, जो अभी इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, ये मार्केट को 80,000 लेवल पे कंसोलिडेट कराएंगे कुछ हफ्ते या मे बी 1-2 महीने। फिर वहां से एक आपकी नई रैली शुरू हो जाएगी जब अर्निंग सीजन आएगा, और जब आपके रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट 15-16% की तरफ आएंगे। बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड हूँ और मैंने देखा है अभी पिछले 2-3 दिन में ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में मार्केट 9 पॉइंट सम परसेंटेज नीचे आ गई है नास्डैक को अगर देखें तो। और हिस्टोरिकली मैं चेक कर रहा था उसको कि जब भी करेक्शन आती है अराउंड 8-9-10% की आती है उसमें, और उसके बाद एक अच्छी रैली आती है। तो आज मैं देख रहा था मार्केट ने काफ़ी गैप अप ओपनिंग दी है और काफ़ी मार्केट बुलिश है यूएस। तो इसी तरह आई थिंक करेक्शन इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट द नेक्स्ट जर्नी। जी, मैं कह रहा था कि आपने जैसे ग्लोबल मार्केट्स की बात की ना, वहां पे तो मल्टी ईयर साइकिल चल रही थी। बुल रन बड़े अरसे से चल रहा है, तवील अरसे से। कोविड में एक बम्प आया, फिर भी उसके बाद चलता रहा। पाकिस्तान लोगों को याद करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अभी साइकिल है वो अभी पिछले साल से शुरू हुई है। तो हमारी साइकिल तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। बेयर स्पेल आया था, फिर वो चला गया। अब ये मार्केट वहां से वापस चल रही है। तो अगर यहाँ पे 5-8% मार्केट करेक्ट करती है, 6 महीना कहीं नहीं भी जाती, तो इन्वेस्टर्स शुड लुक 3 years फॉरवर्ड, हमेशा 3 साल आगे देखें। और जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स है, फंडामेंटल नंबर्स है, वो तो आपको डेली मॉनिटर करने चाहिए एट एनी कॉस्ट। आज ही मैं एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, उनकी कॉल आई थी, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उन्हें भी मैं यही कह रहा था कि हमें पाकिस्तानी मार्केट के लिए वो बूम एंड बस्ट का साइकिल देखना चाहिए। 4 साल का मैं समझ रहा था, अभी तो वो बूम वाला स्टार्ट हुआ है, तो छोटे मोटे बीच में टर्बुलेंसेस तो आते रहेंगे। अग्रीड, टोटली अग्रीड। अरसलान भाई, आप इंटरेस्ट रेट्स पे लिखते रहते हैं एंड शुरू से मैंने देखा आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं इनको कम करने में। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट की थी तो आपका भी ख्याल था कि शायद फेब मार्च में कम होने शुरू हो जाएं, लेकिन जो स्टेट बैंक है वो आपसे भी आगे चला गया कंजर्वेशन में। अम, तो अभी थोड़ा-थोड़ा करके कम हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो आपके ख़्याल में अभी आपका क्या व्यू है? आने वाले दिनों में इसकी ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? ईयर एंड तक हम कहाँ पे देख सकते हैं इसको, या आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर ये जो जा रहा है क्लोज़ होगा नेक्स्ट ईयर जून में, कहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स को? जी खज़र भाई, मैं एक जगह पे शायद थोड़ा गलत हुआ हूँ। वो ये है कि अमंग अदर थिंग्स, कि मैं जब ये देख रहा था कि जैसे आज हमारी इन्फ्लेशन 12% है और पिछले साल हमारा इंटरेस्ट रेट 22% था। तो मैं थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कर रहा था कि इन्फ्लेशन को हम लोग 12 महीने आगे देखना चाहिए, ताकि रियल इंटरेस्ट रेट आपका कितना पॉजिटिव है। तो समझ लें कि पहले भी 8-10% रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव था, लेकिन स्टेट बैंक ने सिर्फ 2 महीने पहले से ही जो है ना रिएक्ट करना शुरू किया है। सो द पॉइंट इज, स्टेट बैंक इज वेरी कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की बहुत 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 कमी है। ये पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि हम लोग, शुक्र है अल्लाह का, थोड़े जमा करके इंटर बैंक से अभी हमने चाइनीज और जो डिविडेंड रिपैट्रिएशन है वो देना हमने शुरू किए, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रैक्चुअल लायबिलिटी है। तो स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो ये है कि लिमिटेड फाइनेंसिंग अवेलेबल है।
और इंपोर्ट्स को जितना आप कर्टेल कर सकते हैं करें, ताकि डॉलर आपके आहिस्ता-आहिस्ता रिजर्व भी बढ़े, आपकी इंपोर्ट्स भी खुल जाए और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आप रीपे करें। अच्छा, इस अगर मैं पॉलिसी को देखूँ और लेटेस्ट आईएमएफ की वर्डिंग्स को देखूँ, आईएमएफ पहले कहता था कि आपको सिग्निफिकेंट रियल इंटरेस्ट रेट रखने हैं, व्हिच इज़ फाइन, मतलब 3-4%। अब ये कह रहा है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट रखें कि डिसइन्फ्लेशन की तरफ जाएँ। मतलब अगर 8 या 10% भी इन्फ्लेशन नंबर आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा एलिवेटेड ही रखें कि जितना इन्फ्लेशन कम हो सकती है मुल्क के अंदर हो जाए। मतलब उनका तो टारगेट ये है कि आप 5-7% पे लेके आ जाएँ, भले इंटरेस्ट रेट आपको 13-14% पे रखने पड़ें। पहले क्या होता था, वो हमने देखा है इसाक डार साहब के ज़माने में, जब इन्फ्लेशन नीचे आई, तो बहुत जल्दी इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया, फिर एक बूम आया, फिर बस्ट हुआ। कोविड में हमने देखा, ठीक है, आपकी डिमांड कम हुई, बिल्कुल कम किया, लेकिन फिर हम लोगों ने बढ़ाते वक़्त हम लोग देर कर देते हैं, कम करने में, खुशियाँ देने में हम लोग बड़ी जल्दी दे देते हैं। सो नाउ आई फ़ील स्टेट बैंक को भी ये समझ आ रहा है, और देखते हैं यूएस की इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसमें अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ जाते हैं, तो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर थोड़ा बेयरिश आउटलुक भी है लोगों का। सो अगर ऑयल प्राइसेस आपकी इसी रेंज में रहे 70 to 80 डॉलर्स, तो और वैसे वीट और सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि आपकी इन्फ्लेशन नंबर 10-11% पे ही रहेंगे थ्रू आउट द आपका सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर। एट दैट पॉइंट इन टाइम स्टेट बैंक के पास और क्वेश्चन होगा कि साढ़े 19 से कि शायद दे कैन टेक द इंटरेस्ट रेट बैक टू 14 से 15%। इसके नीचे मैं नहीं फील करता कि इस वक्त इकोनॉमी के पास गुंजाइश है, क्योंकि देखिए जब रजा बाकर साहब आए थे, स्टेट बैंक गवर्नर थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट, जब पीटीआई की नई गवर्नमेंट आई थी, वो 13.25 तक कर दिया था, जब फेड रेट जीरो था, तो तकरीबन 13% का डेल्टा था। आज फेड रेट आपका 5% है। तो अगर आपको इकोनॉमी कंट्रैक्ट करनी है, तो 5 + 11-12% मतलब 16-17% पे आपको रुकना है, और फेड अगर डिक्लाइन करने जा रहा है, और फेड रेट 3-3.5% एक साल हो जाएंगे आगे, तो आपको इंटरेस्ट रेट 15%, 14, साढ़े 15, 14 to 16 इज द बेस रेट लोगों को जहन पे रखना चाहिए। इससे नीचे मुझे पर्सनली अगले 3 साल इंटरेस्ट रेट नजर नहीं आ रहे। और अरसलान भाई, दूसरे जो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? पाक रुपी आप कहाँ पे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे थे शायद 300, सवा 300 पे होना चाहिए अगले साल तक। उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। शायद अभी प्राइमरी जो डेफिसिट है उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे ऑडियंस को, जो इन्वेस्टर्स हैं, कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, या पाक रुपी है, इनकी क्या अहमियत है एक इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए? देखिए, सबसे जो आम आदमी है ना, उसको ये समझना चाहिए कि डॉलर जो है ना, हम प्रिंट नहीं करते, हम बाहर से लेते हैं। और हम लोग ऐसे लेते हैं कि रेमिटेंसेस आई, मतलब आपके दूसरे मुल्क से कोई आपके रिश्तेदार पैसे भेजते हैं, हमने एक्सपोर्ट किया कुछ, उसके अगेंस्ट हमें डॉलर मिले, और यहाँ कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करता है। 3 तरीके हैं हमारे पैसे कमाने के। और सिमिलरली 2 तरीके आपके हैं कि आउटफ्लो कैसे होता है, कि पाकिस्तान से बाहर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान से, जो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंपोर्ट्स आपकी इतनी ज़्यादा है, वो आपके रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के खा खा जाती हैं। तो 30 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंसेस है, अप्रॉक्सीमेटली 30-31 की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, और आपकी इंपोर्ट 52-53 बिलियन डॉलर्स है, और आपको प्रॉफिट भी बाहर देना है। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपकी इंपोर्ट कम होगी, ये चीज़ लोगों को याद करनी है। अभी इंटरेस्ट रेट नीचे तो आ रहा है, लेकिन फिर भी एलिवेटेड लेवल पे है, तो करेंसी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि डॉलर्स हम लोग जमा कर रहे हैं हर महीने, आराम से हम लोग हर महीने जमा कर रहे हैं, अपनी लायबिलिटीज़ भी वापस कर रहे हैं, और प्रॉफिट्स भी वापस दे रहे हैं। और जो एक हम लोग देखते हैं इंडिकेटर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियर, वो भी 100 पे है। तो मतलब ये हम लोग ये नहीं कहे कि भाई बैलेंस्ड है कुछ है, लेकिन एक एक हम लोग एक स्ट्रीम में जा रहे हैं, जो बिल्कुल एक नॉन एक्सटर्नल शॉक्स है। अच्छा, तो अवाम के लिए देखना बड़ा ज़रूरी है कि प्रेशर कब आने लगेगा, जब आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब इसका जो सम है, 3 से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ने लग जाए सालाना, मतलब महीने के 400-500 मिलियन डॉलर जब लगे, तो लोगों के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि करेंसी इतनी आपकी छूटेगी या डेप्रिशिएट करेगी, जो हमने 20 साल का डेटा देखा है कि सालाना 8% होती है। तो आपकी करेंसी में एक्सपेक्ट करें कि 8%, 7% या 6% नीचे जाएगी, ताकि इंपोर्ट्स आपकी महंगी हो और आपकी एक्सपोर्ट्स थोड़ी अफोर्डेबल होने लगे।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये हो रहा है कि जितनी आप करेंसी नीचे करेंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, सिवाय एक्सपोर्ट ऑफ लेबर की, जो बेचारे डिप्रेस होके मुल्क को छोड़ के जा रहे होते हैं। सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ लेबर हो रही है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट सिवाय आईटी के और एक दो सेक्टर्स के ज्यादा कंपेटिटिव नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, टैक्सेस बढ़ गई हैं। सो करेंसी तो आईएमएफ कहता है कि इस मर्तबा अगले 12 महीनों के लिए आपकी 325 तक फोरकास्ट जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने बजट बनाया शायद 295 पे बनाया है। आई पर्सनली फील 280 से अगर ये 6% नीचे भी, 5% नीचे चली भी जाती है, तो 295 टू 300 इज अ वेरी रीजनेबल लेवल, जहाँ पे पैनिक नहीं करना चाहिए हुकूमत को भी या आवाम को भी। अगर 4-5% सालाना करेंसी डिप्रिशिएट होती है, जो इज टोटली फाइन। शायद इस साल नहीं हो तो अगले साल हो जाएगी, शायद इस साल 4% हो तो अगले साल 8% हो सकती है। एवरेज 6 से 7% डिप्रिसिएशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी टू मेक एक्सपोर्ट्स कंपेरेटिव। डेफिसिट जो दूसरे हैं उनको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट आपका ये है कि आपके जो टैक्स रेवेन्यूज हो गए, आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जितना गवर्नमेंट कमाती है, और आपके खर्चे क्या हैं। अब कमाने के आपके तरीके, डायरेक्ट टैक्स हो गया जो आपके इनकम पे आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके हो गए जो आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उस पे आता है। सिमिलरली नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो जाते हैं, स्टेट बैंक का प्रॉफिट हो गया, कोई प्राइवेटाइजेशन से पैसे आ गए, कोई ग्रांट मिल गई। अच्छा, एक्सपेंडिचर में मतलब वो सब जैसे घर का एक बजट चल रहा होता है, वैसी तरीके से गवर्नमेंट का बजट चल रहा होता है। एक्सपेंडिचर में आपने डिफेंस पे खर्चा किया, आपने हुकूमत चलाने के लिए खर्चा किया, आपने पुराने कर्जे जो लिए थे उनके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया, लोगों की पेंशन जो है वो दी। फिर उसके बाद आपने एक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पीएसडीपी के अंदर, गवर्नमेंट कहती है ये पैसे मैं खुद इन्वेस्ट करूंगी प्रोजेक्ट्स में, जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। फिर उसके बाद फाइनेंस एनएफसी अवार्ड के तहत आपको प्रोविंसेस को भी पैसे देने होते हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज होती हैं। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि 7% डेफिसिट है आपका फिजिकल डेफिसिट, तो उसका मतलब ये होता है कि जीडीपी आपकी तकरीबन $350 अरब है, उसका 7% इस साल आपने एक डेफिसिट किया है, आपका खसारा है। अब उसको मीट करती है गवर्नमेंट पर एडिशनल बोरोइंग से। अच्छा, प्राइमरी और फिजिकल डेफिसिट में सिर्फ ये फर्क है, जो कर्जों के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे होते हैं ना, वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो जब प्राइमरी आपका सरप्लस होता है, जैसे इस साल हमने देखा है 0.6% है, तो गवर्नमेंट ये बड़े फख्र से कह सकती है कि हमने जितना कमाया और उसका खर्चा निकाल के शरह सूद पे जो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस हो डोमेस्टिक या बाहर के पैसों का, उसको निकाल के तो हमने खर्चा कम किया है। बाकी इंटरेस्ट तो हमें देना ही है, सूद तो हमें देना ही है चीज़ों पे, लेकिन जो हमारे हाथ में चीज़ है उसको हमने कंट्रोल किया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पहला साल हमने फिजिकल डेफिसिट इतना कंट्रोल होते हुए देखा है कि प्राइमरी सरप्लस आ गया है। अगर ये 3-4 साल प्राइमरी सरप्लस रहा, मुल्क के लिए तो चले थोड़ी तकलीफ होगी, आवाम के लिए ज़्यादा सहूलत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल हो गई तो आपका जो कर्जा है, जो डेट टू जीडीपी रेशो है, वो मुल्क का कम होता रहेगा। जितना वो कम होता रहेगा उतना लॉन्ग टर्म आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और फॉरेनर इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जॉब क्रिएशन बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम हमने एसआईएफसी के बारे में भी बात की थी और मुझे आज भी याद है कि आपने कहा था कि दिस इज़ अ डॉक्टर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अभी बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे इतना इम्प्रेस्ड नज़र नहीं आते एसआईएफसी की परफॉर्मेंस से। आप इसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने अभी तक जो फॉरेन हमारे अलाइज थे उनको जो गारंटीज या अश्योरेंसेस वगैरह दी थी कि आएं और इन्वेस्ट करें, सो ये किस तरह, हाउ डिड इट गो सो फार? आई थिंक इट्स बिन वेरी गुड सो फार। देखिए, सबसे पहले तो ये मत भूलें कि जैसे एक छोटा सा घर बनाने के लिए या एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए 3 से 5 साल लग जाते हैं, राइट? तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। एसआईएफसी के अंदर, एक अम्ब्रेला के अंदर, जब आपकी होल ऑफ द गवर्नमेंट बैठ रही है, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन एंड इवन आर्म फोर्सेस, सब में से कि आर्म फोर्सेस की ज़रूरत क्यों होती है। लेकिन देखिए, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग है, इतने वाइटल है, इतने क्रूशल है कि चीज़ें अगर आपको स्ट्रीम लाइन करनी है तो एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट, राइट? अब काफ़ी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेसी में समझ लें कि थोड़ा फियर फैक्टर है, या पॉलिटिकली जो है ना लोग इस वक्त नहीं कर पाते। तो जब तीनों बेल्ट स्टेक होल्डर साथ बैठते हैं
तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी श्योरिटी हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिबेट हो रही है। हमने देखा है ज़्यादातर एसआईएफसी का फोकस है गल्फ इन्वेस्टर से पैसे लेके आना, राइट? क्योंकि हमने चाइनीज़ का तो एपेटाइट सीपेक में देखी है, वेस्टर्न मार्केट्स की भी आपकी थोड़ी थोड़ी कम होते हुए देखी है, लेकिन अरब इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो माइनिंग में हम देख रहे हैं, और चाहे अब आप देखें आईटी के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, या सिमिलरली एनर्जी सेक्टर में रिफाइनरी के अंदर, और वाइस वर्सा जो प्राइवेटाइजेशन डील आजकल रुकी हुई है, उसमें भी एसआईएफसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग मैंडेट है कि ये चीज़ें करनी है। तो गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एट डिस्पोजल ताकि एक्सिलरेट हो इन्वेस्टमेंट। देखिए, मेरा तो ख्याल है जब हम लोग फॉरेन कंसल्टेंट को हायर करते हैं, आईएमएफ को हायर करते हैं, या वर्ल्ड बैंक एडीबी से प्रपोजल फीजिबिलिटी लेते हैं, वो हम लोग सीख करते हैं इनपुट्स ना, एडवाइस सीख करते हैं ना। तो अगर ये एक अम्ब्रेला के अंदर इन्वेस्टर को सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है फैसिलिटेट हो रही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हो वो गवर्नमेंट के मुफाद में हो, कंपेटिटिव बिडिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयर प्राइसेस पे हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये अगर चीज़ें नहीं हो रही और लोगों के ग्रीवेंसेस एड्रेस हो रहे हैं व्हेन एवरीबॉडी इज सिटिंग डाउन और जल्दी हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओमेन। शायद अभी ये इतना ज़्यादा डे टू डे बेसिस के ऊपर आपको इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन आई थिंक मीडियम टर्म में इसका काफ़ी फ़ायदा और यहीं से ही फ़ायदा नज़र आएगा। आपने आईएमएफ की बात की थोड़ी देर पहले, अगर एक्सप्लेन कर दें कि इस आईएमएफ प्रोग्राम के कोई सेलिएंट फीचर्स क्या हैं और ये हमारी इकोनॉमी को आने वाले दिनों में किस तरह इम्पैक्ट करेगा? अगर सेलियंट फीचर्स आप देखेंगे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपको बढ़ाना है फ्रॉम 10 to 13%, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे डिस्कोज हो गई, आपकी पावर सप्लाई वाली हो गई, उनको आपको प्राइवेटाइज करना है या प्राइवेट सेक्टर को देना है, नंबर टू। नंबर थ्री, आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ ही जाना है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर, आईटी और आपके मेन डोमेन है जहाँ पे आपको ग्रोथ आ सकती है। उसके अलावा आपको इम्पोर्ट लेड ग्रोथ आपकी अलाउड नहीं है। फोर्थली, जो चीज़ अच्छी हुई है वो ये है कि आईएमएफ ने इस मरतबा गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया है सक्सेसफुली कि ये रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और आपके होल सेलर्स और रियल स्टेट, इन सबको भी टैक्स नेट के अंदर लेके आ जाए। लेकिन उसका इम्पैक्ट इंक्रीमेंटली नज़र आएगा। जैसे रिटेलर्स का टारगेट जो है इस साल का 50 बिलियन है। पहले तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन अभी 50 बिलियन पे एग्री हो गए। ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट। नंबर टू, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं 4.9 मिलियन जो आपके इंडिविजुअल्स हैं जो टैक्स नेट से बाहर है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि दे शुड बी फाइलिंग। उनको लेटर्स आना शुरू हो गया, उनके अकाउंट्स जो है ना अटैच होना शुरू हो गया। आई पर्सनली नो दिस। ठीक है, तो आईएमएफ का ये वाला जो पैकेज ये है कि आपको सख्त रिफॉर्म्स करने, इरिवर्सिबल रिफॉर्म्स करने। जो सर्कुलर डेट था जो हर साल हर तीसरे महीने बढ़ रहा था, जिसमें गवर्नमेंट जो है ना खुद बिजली सस्ती बेच रही थी, गैस सस्ती बेच रही थी और उस पर खुद ही खसारा कर रही थी, उसको बिल्कुल टोटल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो एंड टू एंड रोक दिया प्रोसेस को, वो ऐसी सब्सिडी अब पूरी ख़त्म हो गई है। आईएमएफ ये कहता है कि आपका मुल्क जो है सिर्फ तब सस्ती बिजली दे अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई हो। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या गैस ज़्यादा है तो आप उसी पे उसको बेचें। आपको रिलीफ देना है आवाम को, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बीआईएसपी के थ्रू दें या पीएसडीपी के थ्रू दें, लेकिन खुदारा ये पावर सेक्टर को सस्टेनेबल रखें और इससे जान छुड़ाएं। देखिए, पीआई की प्राइवेटाइजेशन जो है अभी अक्टूबर में बिडिंग है, उसके बाद अगले जनवरी तक 3 या 4 डिस्कोस जो है, स्पेशली जो पंजाब में इस्लामाबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैसलाबाद, लाहौर एंड इवन गुजरावाला, 3 या 4 जो है डिस्कोस को आउटराइट प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को इससे ये नहीं है कि 10 अरब मिलेंगे, 50 अरब मिलेंगे, 100 अरब मिलेंगे, लेकिन जो इसकी लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। सो आईएमएफ का इस वक्त यही है कि ये 3 साल हम आपको फिर से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को फिर भी आखिरी 2 साल होंगे ग्रोथ लेके आने के लिए, लेकिन इन 3 सालों में आप फिजिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं इतने कि आपको वापस अपने पाँव पे खड़े होने का एक और अपॉर्चुनिटी मिले।
मसले हमारे हैं, मुल्क हमारा है, स्ट्रैटेजी हमारी होगी, वो कोई आपको गवर्नमेंट को कोई रेसिपी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन इन 3 इयर्स के अंदर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करनी है, आपको मुल्क के अंदर कर्जा अपना कम करना है और इंटरेस्ट रेट्स एलिवेट रखने हैं और खर्चे आपके कम करने हैं। अभी हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, तो मैं भी पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव हैं। ऑडियंस के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कोई रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स बता दें जो इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, कि अगर वो रेड फ्लैग्स देखें तो अपना जो रिस्क है उसको कम कर लें, अगर ग्रीन फ्लैग्स देखते हैं तो रिस्क को बढ़ा लें पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। देखिए, मैं तो रेड फ्लैग 2 किस्म के दूँगा। एक तो ये कि जो अपनी ज़ात के रेड फ्लैग्स होते हैं और दूसरे जो कंपनी के होते हैं। ठीक है? अपनी ज़ात के ये कि अपनी रिस्क एपेटाइट को आप समझें। डू नॉट इन्वेस्ट दैट मच मनी कि आपकी रातों को नींद उड़ जाए, और इतना भी कम नहीं इन्वेस्ट करें कि आपको परवाह ही नहीं है कि पैसे डूब गए या कुछ भी हो जाए। एक बैलेंस होना चाहिए बीच में। आप अपनी एज देखें, अपनी इनकम देखें, अपना टाइम होराइजन देखें, आप अपनी डिटर्मिनेंट्स देखें कि आपको शरिया कंप्लाइंट चाहिए, डिविडेंड चाहिए, आपको कौन से सेक्टर में चाहिए। ये तो चले एक बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। रही बात किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, सबसे पहले तो आप देखिए कि उसकी वैल्यूएशन कितनी चल रही है। एक होती है एसेट वैल्यूएशन, कि अगर ये प्लांट रिप्लेसमेंट के आजकल वैल्यू $100 की है, तो आज ये $20 का मिल रहा है। तो आपको इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए समझने के लिए, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंडली, आप मैनेजमेंट की प्रोफाइल देखिए कि क्या ये सेठ ओरिएंटेड कंपनी है या ये प्रोफेशनली रन कंपनी है। क्या ये प्रॉफिट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या नहीं। या ये पैसे पिछले 15 सालों में या 10 सालों में उन्होंने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया है, नए एवेन्यूज में गए हैं, डाइवर्सिफाई किया है, ग्लोबली कंपेरेटिव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इनकी ब्रांडिंग कैसी है, इनके पास एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, सक्सेशन प्लानिंग है कि नहीं है। आप सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग वो हायर करते हैं, किस टाइप की क्वालिटी उनकी लेबर की है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ मेरे पैसे इन्वेस्टेड है। सिमिलरली, आपको मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को भी ट्रैक करना है। एक होती है थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स, एक थीम आपने पकड़ा, थीम ये है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, करेंसी स्टेबल हो जाएगी, डिमांड वापस आ जाएगी, ऑयल प्राइसेस नीचे रहेंगी, कोयला सस्ता हो जाएगा, स्टील सस्ता हो जाएगा, तो मैं जो हूँ ना इंडस्ट्रीज को परचेज करना चाहता हूँ। अच्छा, उसमें भी आपको देखना है कि सपोज स्टील इंडस्ट्रीज है, उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, उनकी लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते, उनकी यानी कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। और आप एक में एक्सपोजर लेंगे, दो में लेंगे, तीन में लेंगे, स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि रोज स्टॉक फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है कि नहीं होता। अगर आपने मिसाल है 50 लाख रुपए का एक शेयर खरीद लिया और आप कल उसको बेचने जाते हैं, आपने बेचा, किसी ने लिया और उसके बाद चलने शुरू हो गया, और वो 10 महीने तक नहीं चला, लेकिन आपने बेचा तो चलने शुरू हो गया। वो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं जो 10-11 महीने नहीं चलते, फिर एक महीना बहुत चल जाते हैं। सिमिलरली आप देखें, फॉर इंस्टेंस सीमेंट में कोई देखना चाहे तो एक लकी सीमेंट है जो आपको नजर आता है कि एक ब्लू चिप कंपनी है, स्पॉन्सर की प्रोफाइल है, उसमें बैकिंग है। डिस्क्लेमर, मेरे पास कोई शेयर नहीं है इसके, ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 15 साल में मैनेजमेंट ने क्या क्या किया है, और डेली लिक्विडिटी इसमें इतनी होती है कि रोज मैं चाहूँ कि 5 करोड़ के शेयर खरीद सकता हूँ और 5 करोड़ के शेयर बेच सकता हूँ विदाउट मच ऑफ अ प्राइस इम्पैक्ट। तो आपको हमेशा एनालिस्ट ब्रीफिंग देखें, कि वो तो आजकल इतना अच्छा हो गया खजर भाई, 15 साल पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। सिर्फ फोन पे जो है ना अनाउंसमेंट हमें पता चलती थी कि क्या ईपीएस आई है। अब तो सामने आपको हर चीज इंस्टेंट जो है ना फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको कमेंट्री आ जाती है, एनालिस्ट ब्रीफिंग के डेट आ जाती है, कंपनी प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। चीजें काफी स्ट्रीमलाइन हो गई है, बेहतर हो गई है। लोग पॉडकास्ट करते हैं, वेबिनार करते हैं, कंपनीज अपने आउटलुक बताती हैं। तो रेड फ्लैग देखने के लिए पहले तो ये देखें कंपनी कितना चर्न होती है। मैं समझ सबसे पहले ये कहता हूँ कि देखें, अगर फ्री फ्लोट किसी का मतलब 100 शेयर्स हैं और उसमें से 10 शेयर जो है ना अवेलेबल है मार्केट में, और आप देख रहे हैं कि रोज 4-5 शेयर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसका फ्री फ्लोट चर्न किया जाता है। ये आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होता है। इसमें सिर्फ 6 से 8 लोग होते हैं, वो आधे शेयर्स कंट्रोल करते हैं और उसकी प्राइस बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। चले, उसमें एक फंडामेंटल न्यूज होगी, वाकई जेन्युइन खबर होगी, लेकिन जिस शेयर को ₹10 से ₹25 तक होना चाहिए, वो 70-80 रुपए तक हो जाता है।
फिर वहाँ पे कोई लेने आता है तो वो 50, 40 रुपए, 30 रुपए तक उसको तोड़ के देके चले जाते हैं। ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं। इसमें जो वॉचडॉग है उसको एक्टिवली मॉनिटर करता है, लेकिन फिर भी 100 में 1-2 केसेस ऐसे होते हैं। लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल बनाने के चक्कर में नहीं आना चाहिए, आज क्या बढ़ गया, कल क्या बढ़ गया। आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करें प्लीज़। या तो आप स्टॉक्स में आए ही नहीं। आपके लिए बेहतर है कि आप मनी मार्केट, टी-बिल में बैठे, बैंक में पैसे रखें। अगर आपके अंदर एपेटाइट है रिस्क लेने की, तो अगर आप रिस्क लेंगे, अच्छी कंपनीज़ 4-6 आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, 3 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करें। आपका एक थीम अलग हो सकता है, मेरा अलग थीम हो सकता है। कि कोई कह सकता है कि फार्मास्यूटिकल की डिमांड बढ़ेगी, पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, डीरेगुलेशन हो गई है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये फॉरेन ब्रांड्स है, ये लोकल ब्रांड्स है। मुझे लगता है कि इस कंपनी ने पिछले 10 साल में इतना रिटर्न दिया है, डिविडेंड देते हैं, एनुअल इनकी ग्रोथ इतनी है, मैं इसके शेयर लेके इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ देम। आप तब इन्वेस्ट करें, और फिर इन्वेस्ट करने के बाद रोज सुबह को नहीं देखेंगे कल किधर गया, शाम को किधर गया, वो क्यों गिरा। सो रेड फ्लैग्स आपको देखने हैं तो स्पेक्यूलेटिव स्टॉक से हट जाए। कोई अगर आपको ब्रोकर बार बार ये बोले कि आज ये बेचे, कल ये खरीदे, तो वो अपनी सिर्फ कमीशन कमाने के चक्कर में है और कुछ नहीं, आपका भला नहीं सोचता। पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें। पेनी स्टॉक्स बुरे भी नहीं होते, लेकिन पेनी स्टॉक्स कुछ होते हैं कि आपकी वैल्यूएशन इतनी इरोड हो जाती है कि उसमें स्पेक्यूलेट, लोग कहते हैं सस्ता है, सस्ता नहीं है। वो एक 100 रुपए का नोट वर्सेस 10 रुपए के 10 नोट, इतना ही फर्क होता है। तो लोग मुझे कहते हैं कि इंडस मोटर का शेयर तो इतना महंगा है 1600 रुपए। भाई महंगा नहीं है, 1600 रुपए अगर उसकी वैल्यू है तो वो आपका साल में 250-300 रुपए कमाता है। 5 की पीई पे चल रहा है, 5.5 की, वो तो फाइन। और अगर एक स्टॉक है वो 10 रुपए का है और कमाता है 1 रुपए, तो वो सस्ता नहीं है, वो 10 की पीई पे चल रहा है। ठीक है। तो लोगों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट्स इसमें डालने चाहिए। ये नहीं देखें कि मैं आ जाऊंगा और 6 महीने बाद अमीर होके यहाँ से निकल जाऊंगा। भाई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है जिसमें लोग इतना ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। दिस इज प्रॉपर गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन कंपनी। दैट वाज एक्सीलेंट इन्वेस्टिंग 101। आप पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं लोग गलतियां करते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, एंड हाउ कैन दे अवॉइड फ्रॉम दोज मिस्टेक्स? देखिए लोग यूजुअली मैंने देखे जो ज़्यादातर रिटेल में देखे, रिटेल में जो हमारी ऑडियंस भी है इस पॉडकास्ट की, वो कहते हैं कि 2 या 3 स्टॉक्स लेते हैं, फिर वो हफ्ता दो रख देखते हैं, फिर वो नहीं चलता तो वो बेच के कुछ और चले जाते हैं। और ये ह्यूमन साइकी है। स्टॉक जब ऊपर जा रहा होता है तो कहते हैं यार अभी नीचे आएगा तो खरीदूंगा, और जब नीचे आ रहा होता है तो पैनिक हो जाता है, यार नीचे आ रहा है बेच दूं। तो लोगों को थोड़ा सा अपना जो है ना वो ग्राफ जो होता है ना टाइमलाइन का, उसको एक्सक्यूज में बढ़ाना चाहिए 3 to 6 मंथ्स। आप 3-3 महीने बाद इवेल्युएट करें कि यार मैंने इन्वेस्ट किया था इस थीम के ऊपर, क्या वो थीम इंटैक्ट है, परफेक्ट। अब आप देखें उस थीम का इम्पैक्ट आ रहा है 3-3 महीने के अंदर, क्या कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, या उनके जो है नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी होता है। एक तो यानी कि ये गलती होती है, लोग बड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो इन्वेस्ट करके फिर कहते हैं कि यार अब क्या करूं, वो खरीद लूं, वो खरीद लूं। एक बेचैनी होती है, इम्पेशंस है। वो आपको बिल्कुल एक ये समझ लें कि मॉरल फाइट है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ जुबानी जो है ना आपको तबलीग कर सकता हूँ और आपको रिमाइंड करा सकता हूँ कि आप जो है ना जस्ट काम डाउन, लुक 12 मंथ्स फॉरवर्ड। हमेशा मिनिमम लुक 12 मंथ्स फॉरवर्ड। थर्डली, ब्रोकर के कहने पे आप थोड़ा हमेशा स्केप्टिकल हुआ करें। ब्रोकर कहेंगे ये ले ले, बोला बोला अच्छा ये लेके कितने दिन के लिए लूं। अगर ब्रोकर बोले ना हफ्ते के लिए ले ले, 2 हफ्ते के लिए ले, उसका अकाउंट बंद करें और किसी और के पास चले जाए या ये पैसे आप खुद ही इन्वेस्ट करें, उसका नंबर डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें। ठीक है। आपको खुद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ब्रोकर आपसे सिर्फ कमीशन चाहता है। ठीक है, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वो आपका 10 ईयर्स या 15 साल तक कोई ब्रोकर जो है ना आपके ज़्यादा सगे नहीं होते। ये चीज़ आप अवॉइड करें। थर्डली, प्लीज़ इन्वेस्ट जब लोग इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोग अमूमन इन्वेस्ट तब करते हैं जब 3 साल मार्केट 30%, 40%, 50% दे देती है, और मार्केट जैसे मैं शुरू में कह रहा था पी रेशियो उसका 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बोलेगा हाँ हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। वो तब आते हैं जब तक जूस पूरा निकल हो जाता है। लास्ट ईयर जिसने इन्वेस्ट किया जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में, 3 महीने पहले, उन्होंने सिर्फ पहले साल का रिटर्न कमाया है फ्रॉम 3 to 4.8x। अब एक और रैली आएगी फ्रॉम 4.8 इंशाल्लाह टू 5.5 to 6।
इसमें 40% तो ओवरऑल इंडेक्स दे सकती है आपको, लेकिन कुछ स्टॉक्स मिनिमम 50-70% भी आपको दे पाएंगे। आपको सिर्फ कोशिश ये करनी है कि आप वो थीम लें, अंडरस्टैंड करें, बेट लें और थोड़ा सा आप उसमें उसमें बार बार चर्निंग ना करें। 4 से 8 स्टॉक्स लें और आप कहेंगे मेरा टारगेट ये है कि मुझे फिक्स इनकम को बीट करना है कि जो मैं बैंक में पैसे कमाऊं, नंबर वन। कुछ क्वार्टरली डिविडेंड्स चाहिए, वो मुझे मिल जाए। थर्डली, इंडेक्स अगर 30% ऊपर जाए तो मैं 40% ऊपर जाऊं। बस, जो यही टारगेट होना चाहिए। स्टे हम्बल एंड स्टे पोलाइट इन द मार्केट एंड द मार्केट विल रिवॉर्ड यू। डाइवर्सिफिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि रिटेलर्स को फॉलो करनी चाहिए टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो? और जैसा कि अभी मार्केट कंडीशंस आप देख रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को किस पे फोकस करना चाहिए? कोई ऐसे सेक्टर्स वगैरह वगैरह या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होराइजन? लेकिन डिवर्सिफिकेशन में सबसे पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड आप भी गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक लगता है कि श्योर शॉट आपका बिलीफ है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, करेक्ट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप कहेंगे कि मैं वो कंपनीज लूं जो ज़्यादा कर्जा ले चुकी है और जिनमें रिवाइवल आएगा इंटरेस्ट रेट कट की वजह से, क्योंकि उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इक्विटी वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे। आपने कहा कि यार ये मेरा फर्म बिलीफ है, ठीक है, कि फलाने को सुना, खिजर को सुना, अली खिजर को सुना, सबको सुना, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कम हो गया। तो आपने 50 to 60% आपने कहा कि मैं थीम ये बाय करता हूँ, सेक्टर्स ले लेता हूँ। उस सेक्टर्स के अंदर भी आप 3 कंपनीज लें या 4 कंपनीज लें, ताकि खुदा न खास्ता एक में कुछ मसला हो तो आपके पास 3 या 4 हो, ताकि वेटेड एवरेज आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। अच्छा, फिर आप अपने आप को चैलेंज करें। फॉर इंस्टेंस बोला यार ये तो वो बेट है जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो तो मैं नॉन सिक्लिकल या एक काउंटर सिक्लिकल अप्रोच भी लूं, जिसमें आप बोलें कि यार मैं चले वो बैंक लेता हूं जो इंटरेस्ट रेट अगर कम कम हुए तो वो बेनिफिशियरी होंगे। तो आप बोलेंगे मैं फलानी इस्लामिक बैंक है, वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छी है, इसके पीछे 4 साल के प्रॉफिट अच्छे हैं और इसके डिविडेंड यील्ड्स भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स भी अच्छा है, लार्ज कैप है, इसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो आपने डाइवर्सिफाई किया ना, आपने आपको हेज कर दिया कि अगर मैं इस साइड से गिरूंगा तो मरूंगा नहीं या इस साइड से गिरूंगा तो मरूंगा नहीं। और उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि आप सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करें, थीम डाइवर्सिफिकेशन करें और कंपनी भी डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे ना करें कि 50% एक स्टॉक में डाला है और 10% दूसरे स्टॉक में डाला है, क्योंकि फिर आप सुबह उठेंगे ना आपको पैल्पिटेशन होने लगेंगी, आप रोज देखेंगे कि यार उस स्टॉक की क्या कीमत है, उस स्टॉक की। अगर आप 30-20 करें या आप 15-15% करें या 20-20% करें, कि आप एक होलिस्टिक पिक्चर देखें कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है। समझे, ये मेरी जैसे होती है ना, खाने की थाली होती है, थाली में 8-10 चीजें होती है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, कैसे जा रहे हैं, हाँ तो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, फाइन। बस उसको भी रैप करके बंद कर दें। डिवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार एक कंपनी में इंसिडेंट हो जाता है कोई, जैसे काफी साल पहले फौजी सीमेंट की एक लाइन गिर गई थी या कुछ हुआ था तो स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गए थे। कभी कभार फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, की मैन रिस्क होता है, सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती। कभी कभार किसी के ऊपर इंक्वायरी हो जाती है, हमने देखा है इंटरनेशनली। तो जैसे अडानी ग्रुप है इंडिया में, तो एक शॉर्ट सेलर ने अमेरिका में उसमें कहा कि इनके अकाउंट सही नहीं है, तो वो शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है। तो बात ये होती है कि आपको डाइवर्सिफाई जितना करेंगे ना, तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। अगर स्टॉक इतने ऊपर जाने वाले थे नीचे, तो आप एक बैंड के अंदर आ जाएंगे जिससे आप सुकून से बैठ सकते हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन आपने नहीं की तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आज नहीं तो कल इंसान नुकसान खाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा था जो पहले नहीं पूछ पाया, दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान्स ओवरऑल डेट। इस पे काफ़ी थ्रेड्स भी देखे हैं हमने ट्विटर पे। बहुत सारे लोग हैं बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल डेट है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आपकी फेयर असेसमेंट क्या है अबाउट पाकिस्तान्स डेट और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड? खिदर साहब, मेरे ख्याल से आई हैव अ स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशियस व्यू कि आई थिंक डेट इज सस्टेनेबल प्रोवाइडेड अवर फिजिकल डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज सस्टेन्ड। ठीक है, कोई ये इतनी लेवल पे डेट नहीं गया कि 150 या 200% ऑफ जीडीपी हो या 125% ऑफ जीडीपी हो, कि बस यहाँ से तो हमें हेयर कट देने होंगे या डिफॉल्ट ही करना होगा, क्योंकि अब कुछ भी चाहे तो मसला हल नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है।
इंडिविजुअल भी लोग होते हैं, वो कर्जा लेते हैं, उनको पता है हाँ ठीक है मसला हो गया है, डिफॉल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम पेट काटेंगे तो सही हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप 3 साल फिजिकल डिसिप्लिन दिखाएं, जो 1 साल हमने दिखाया है, वो 3 साल और दिखाएं, लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के कर्जे का मसला क्या था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अभी आई थिंक डेट आपका पहले 82% हो गया था, डेट टू जीडीपी रेशो। अब 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद वापस आई थिंक 68 to 70% आ गया है। और काफी साल पहले एक आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल या अमेंडमेंट भी पास हुई थी कि इसको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के अंदर 60% से बिलो कर देंगे। आप उसको इन्फोर्स करें कि 60 नहीं, आज तो आप कहें कि 50 करें, क्योंकि पहले जब 60 पे रखा था हम 85 तक चले जाते हैं, आप उसको 50% ऑफ द जीडीपी करें। जर्मनी जैसा एग्जाम्पल दें कि आपको फिजिकली बड़ा एस्ट्यूट होना चाहिए, आप एक एक रुपया खर्च करने से पहले गवर्नमेंट सोचे कि हम करें या प्राइवेट सेक्टर से कराएं। मेरे ख्याल से ये डेट सस्टेनेबल है अगर फिजिकल डिसिप्लिन आपका सस्टेन रहता है एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। फिर आप इकोनॉमी को मोल्ड करें, एक रिफॉर्म करें, एक अलग शेप में लेके आए कि आपकी आईटी लेड ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ हो, आपकी एजुकेशन पे स्पेंडिंग हो, कि आपकी कंजम्पशन लेड एक ग्रोथ होगी ना, तो वो आपको बस्ट कर देगी। आई स्ट्रांगली फील कि इवन राइट नाउ, यस, ये जो 22% इंटरेस्ट रेट थे, 21% इंटरेस्ट रेट थे, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे। तो जो भी लोग समझदार हैं उनको ये समझना चाहिए कि 22% से जब ये 13, 14, 12% पे आएगा, तब जाके चीज़ें आपकी काफ़ी मैनेजेबल हो जाएंगी एंड इन कंट्रोल हो जाएंगी। अनलाइक अदर इकोनॉमीज जैसे टर्की में आपकी करेंसी गिरती गई, 3 रुपीज होता था टू द डॉलर, सॉरी 3 लीराज होता था टू 1 डॉलर। फिर ये 10 टाइम्स में डिसेलरेट हुआ, इन्फ्लेशन हाइपर देखी हमने, इंटरेस्ट रेट 40-40% देखे। वो एक अनसस्टेनेबल स्पाइरल था। स्पाइरल मतलब चीज हाथ से जा रही है आपकी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीज कंट्रोलेबल थी और कंट्रोल हो गई जब गवर्नमेंट ने अपनी रेट दिखाई और अपनी विल दिखाई चीजें मुश्किल करने में। आई थिंक दैट विल बी, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको सेहत दे, 2 साल बाद हम ये बात करेंगे कि डेट आपकी परेशानी कम हो जाएगी और आपकी ग्रोथ की तरफ माइंडसेट चला जाएगा। अरसलान भाई, माय लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ बोनस क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। अभी आपको कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं? इस टाइम मेरा पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, आई वुड refrain फ्रॉम गिविंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक एडवाइस, बट आई थिंक थीम अगर लोग समझ जाए तो इट विल बी वेरी गुड। सो आप हमेशा देखें कि अर्निंग्स ग्रोथ किस में ज़्यादा आएगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग आएगी, तो आपको सिर्फ एक जंप मिलेगा, नंबर वन। इससे बेहतर आप देखें बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे 1 डेढ़ साल आपकी शायद अर्निंग स्टेबलाइज हो, लेकिन बैंक्स की बैलेंस शीट इतनी साफ है, डिविडेंड यील्ड्स इतने साफ है, पाकिस्तान में अनबैंक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हायर इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, तो यहाँ पे अगले 4 5 साल में अर्निंग्स ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो यू कैन हैव बोथ अर्निंग्स ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन री रेटिंग। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न हो सकता है इंडस्ट्रीज में, सिक्लिकल्स में, जो आपकी इकोनॉमी साइकिल अगर बढ़ रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है। तो ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पीई 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल चलते हैं, क्योंकि लोग 3 साल की ग्रोथ देखते हैं, 4 साल की ग्रोथ देखते हैं। सो सिक्लिकल्स में आप देखें, सीमेंट्स है, स्टील है, ग्लास है, ये वाले सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे अगले 3 साल के बैड। मैं 3 महीने 6 महीने की किसी को एडवाइस नहीं दे सकता। इन कंट्रास्ट आप ये देखिए कि टेक्सटाइल्स के ऊपर वैल्यूएशन डिप्रेस्ड है, लेकिन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि एनर्जी कॉस्ट हाई है, फाइनेंशियल कॉस्ट हाई है, कंसेशनल फाइनेंसिंग खत्म हो गई है और एक्सपोर्टर्स पे टैक्स भी लग गया है। तो वो जो जो जूस है, जो उनके ऊपर ट्रस्ट है, वो आपका देखा कि कंपेटिटिवनेस उनकी ग्लोबली कम हो गई है, तो यू वुड नॉट बी टू एक्साइटेड। सिमिलरली बट ऑन द अदर हैंड, आप एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, उसमें इंटरेस्ट रेट का इतना ताल्लुक नहीं होता, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आपकी लोगों में अवेयरनेस आती है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ती है, इट्स एन इनलास्टिक प्रोडक्ट। गवर्नमेंट के भले कम फाइनेंसेस हो, लेकिन वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करेंगी, वहाँ पे अच्छी प्रॉक्सीज है, आपके पास ग्लोबल ब्रांड्स है, जो अभी इंडस्ट्री डीरेगुलेट हुई है, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर लोगों के पास वापस आ रहा है। सो इफ आई वर टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इट रेटिंग्स, नंबर वन सिक्लिकल्स, जिसमें सीमेंट, स्टील, ऑटोज प्रॉब्लली मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ग्लास। नंबर टू आपकी बैंक्स,
ठीक है, जिनमें आपको डाउनसाइड हेज्ड है, डिविडेंड यील्ड्स है, अर्निंग्स ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी अपग्रेड है। नंबर 3 फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें लिक्विडिटी है लेकिन 5 साल 10 साल की बेड के अंदर पाकिस्तान में हाई पॉपुलेशन है, लो पेनिट्रेशन है, डीरेगुलेशन के बाद उनकी प्राइसिंग पावर वापस आएगी। नंबर 4, अगर कोई फिर आईटी में जाना चाहे, एक दो कंपनीज है अच्छी आईटी में, सबसे अच्छी सिस्टम्स लिमिटेड है, वो लोगों के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म बेट है। बाकी मेरे ख्याल से खिजर भाई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉक्सीज नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करें तो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करें कि पाकिस्तान री रेट होगा, तो उसके बाद देखे जाएंगे कि कोई कंपनी स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच हो। अब सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि अगले 12 साल के बाद पाकिस्तान कैसे, 12 महीने के बाद पाकिस्तान कैसे रहेगा, इंशाल्लाह। Thank you very much, Arslan bhai. It's a pleasure. Thank you for having me. Thank you for listening, everybody.